क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है रोमन एम्पायर की आर्मी यानी रोमन साम्राज्य की सेना और एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। हमारे चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सम्राट और सीनेट के बाद अभी तक आप पढ़ चुके हैं सम्राट के बारे में और सीनेट के बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है। तो रोमन साम्राज्य में कहीं ना कहीं 3 शक्तियाँ काम कर रही थी और जिन शक्तियों के इर्द गिर्द पूरा रोमन साम्राज्य की राजनीति घूमती है। पहला है राजा, जिसे कि हम सम्राट कहते हैं, जो कि ऑगस्टस था। दूसरा है सीनेट, जो एक संसद जैसी संस्था वहाँ पर काम करती थी। ध्यान दीजिएगा, संसद नहीं है पर सीनेट उसका नाम था, जहाँ पर प्रतिनिधि जो है रोमन साम्राज्य के थे वो सीनेट थी। वो जमींदारों की एक प्रतिनिधि सभा समझ सकते हैं आप उसको। और तीसरा थी सेना, जो बहुत शक्तिशाली होती थी। सेना हर देश में शक्तिशाली होती है। तो सम्राट के बाद और सीनेट के बाद रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख संस्था थी सेना। याद रख लीजिएगा, रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख संस्था थी सेना, सम्राट और सेना के बाद। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। ध्यान दीजिए इस फैक्ट पर कि फारस यानी कि ईरान, जहाँ पारसी लोगों का शासन था, तो फारस के साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी। बलात् भर्ती वाला सेना का मतलब होता है जहाँ बलपूर्वक ज़बरदस्ती करके लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता है आर्मी के लिए। उसे बलात् यानी कॉन्क्रिप्टेड आर्मी लिखा होगा इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लड़ें वो लोग। तो यानी कुल मिलाकर के ये कोई अच्छा गुण नहीं है कि ज़बरदस्ती आप सेना में लोगों को भर्ती करें। लोग खुद फौज में भर्ती होना चाहें, आर्मी में आना चाहिए, सेना में आना चाहिए, वो अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन रोमन साम्राज्य की जो सेना थी, क्योंकि रोम बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य की सेना थी एक व्यावसायिक सेना थी। द आर्मी ऑफ द रोमन एम्पायर वाज द प्रोफेशनल आर्मी। अब प्रोफेशनल आर्मी क्या होती है? व्यावसायिक सेना मतलब जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था। प्रत्येक सैनिक को रोमन साम्राज्य में वेतन दिया जा रहा था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा उनको करनी पड़ती। मिनिमम टेन्योर ऑफ द सर्विस इन द रोमन आर्मी वाज द 25 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रोमन साम्राज्य की सेना और फारस की सेना में एक अंतर तो ये हो गया कि रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, जबकि फारस की सेना जो है बलात् भर्ती, ज़बरदस्ती इसमें लोगों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो व्यावसायिक ही सेना में लोग अट्रैक्ट होते हैं भर्ती होने के लिए, खुद सेना में आना चाहते हैं, लेकिन बलात् भर्ती वाली में ज़बरदस्ती किया जाता है। रोमन सेना में प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था, निश्चित वेतन मिलता था और कम से कम 25 साल तक की सेवा उनसे करवाई जा रही थी। तो रोमन साम्राज्य के लिए एक वेतनभोगी सोना पेड सैलरी जो थी, सैलरीड आर्मी जो थी रोमन सेना, एक बहुत बड़ी बात थी। और रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके पास वेतनभोगी सेना थी और एक व्यावसायिक आर्मी थी, जिसका निश्चित जो है एक सर्विस पीरियड, एक सेवा काल होता था। तो कुल मिलाकर के रोमन सेना जो है सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी। तो बिग एंड ओनली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज द रोमन आर्मी। तो रोमन सेना एक बड़ी संस्था थी जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी और 4वीं शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। ध्यान दीजिएगा, 4वीं सदी 4th सेंचुरी तक रोमन आर्मी में 6 लाख के करीब सैनिक थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। 6 लाख, क्योंकि उस समय जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी और यूरोप की कम थी। तो ये 6 लाख के सेना को जो सैलरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको भोजन देना, उनको सर्विस पीरियड में रखना, इस तरह की चीज़ें, और प्योर कमर्शियल आर्मी बनाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उनके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने, और ये सेना बहुत शक्तिशाली होती थी। और कभी कभी अगर विद्रोह कर दे तो कहीं ना कहीं सम्राटों के पास सम्राटों का भाग्य भी सैनिक ही निर्धारित या सेना ही निर्धारित कर देती। सैनिक बेहतर वेतन, अगर यहाँ पे ना फैक्ट देखें, सैनिक बेहतर वेतन यानी हर सैनिक चाहता है कि उसको सैलरी अच्छी मिले, वेतन अच्छा मिले। तो जो इस रोमन सेना थी वो आमतौर पर अच्छे वेतन के लिए और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यानी कि मूवमेंट होते रहते, जैसे इनको अच्छा वेतन चाहिए या भोजन अच्छा चाहिए, सेवा शर्तें, काम की अवधि वगैरह, तो सैनिक जो है इस तरह की मांगे लगातार किया करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि सेनापति हो गए, राजा हो गए, सम्राट हो गए, अपने सैनिकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और सैनिकों को लगता है उनको वेतन कम मिल रहा है, छुट्टियां कम मिल रही हैं, सेवा शर्तें उनकी उचित रूप से उनका पालन नहीं किया जा रहा है, या जो वादे उनसे किए गए पूरे नहीं हो रहे। तो सैनिक जब निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन करते थे और कभी कई बार तो ये विद्रोह या रेबेल हो जाते थे, यानी कि रिवोल्ट भी कर देते थे, म्यूटिनी भी कर देते थे। यह भी ध्यान रखना है कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है
वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सीनेट के प्रति सहानुभूति रखती। यानी यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा कि हम सेना के बारे में थोड़ा सा बुराई जैसा कर रहे हैं। तो ये जो विवरण सेना की बुराई संबंधी आ रहे हैं, या उन इतिहासकारों ने ये विवरण लिखे हैं जो सीनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। ध्यान दीजिएगा, सीनेट के प्रति जो लोग सहानुभूति रखते थे, सीनेट के लोगों को अच्छा मानते थे, उन्होंने विवरण दिए हैं सेना के बारे में। तो इस तरह से सेना विद्रोह करती थी जब उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन या उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं होते थे। तो ठीक है, सीनेट सेना से घृणा करती थी। ध्यान दीजिएगा, सीनेट जो एक संस्था थी जिसमें बहुत सारे सदस्य थे, मुख्य रूप से धनी वर्ग के सदस्य, जमींदार हो गए इटली के, वो इसमें प्रतिनिधित्व करते थे रोमन जनता का। तो एक संसद जैसी संस्था सीनेट हो गई कहीं ना कहीं, है ना। अब बहुत सारे सदस्य सीनेट में थे। तो सीनेट के सदस्य जो थे, जो विद्वान पढ़े लिखे कुलीन वर्ग के लोग सीनेट के सदस्य होते, वो सेना से घृणा करते थे, नफरत करते थे। कारण उससे डरते भी थे, सेना से डरते थे, घृणा करते थे। क्यों? उन्हें लगता था कि जो सेना है वो अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत है, क्योंकि ये सेना जो है कभी भी हिंसा कर देती थी, कभी भी विद्रोह कर सकती थी, क्योंकि सेना के पास हथियार थे। और जो सीनेट थी वो एक तरह से ऐसी संस्था थी जब बुजुर्ग लोग भी थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं लोग उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग थे, तो उनको डर लगता था सेना से। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। हुआ क्या था कि जो तीसरी शताब्दी की बात है, तनावपूर्ण परिस्थिति में सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े। तो जो सरकार थी उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाए, हैवी टैक्सेस लगाए। देखिए, हो सकता है तीसरी सदी का संकट आपको मालूम है कि बर्बर जनजातियों ने रोमन साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया था। ईरान का साम्राज्य जो है पूर्व की तरफ लगातार फैल रहा था, और 47 सालों में 25 सम्राट गद्दी पर बैठ गए। तो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई रोमन साम्राज्य की। तो इस समय जब सरकार ने, सम्राट ने, उस समय रोमन साम्राज्य के शासकों ने जब सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कर लगाए, तो फिर उस समय जो है बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, सैनिकों ने विद्रोह किए, और सीनेट उस समय बहुत घबरा रही थी। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में सीधे सीधे आगे ये बिंदु से समझ में आता है कि संक्षेप में अगर हम बात करें तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। ओवर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो वो 3 मुख्य खिलाड़ी थे सम्राट, अभिजात वर्ग यानी सीनेट, और सेना। ये 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, और इन्हीं के बीच पूरी पॉलिटिक्स घूमती है, और झगड़े भी होते हैं। सम्राट डरते हैं सीनेट से, सीनेट डरती है सेना से, और सेना तख्तापलट कभी कभी सम्राटों का भी कर देती है, सेना विद्रोह भी कर देती है। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे। यानी कि जो सम्राट जितना सैनिकों का और सेना का समर्थन हासिल कर सकता था, उतना आवश्यक ही था कि वह सम्राट भी अपना कार्यकाल पूरा करेगा और वह सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य को चला पाएगा। यानी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक और सेना उनका समर्थन सम्राट का करती है, तो समझ लीजिए शांतिपूर्वक रोमन साम्राज्य को चलाया जा सकेगा। अब जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम होता था गृह युद्ध। अब मान लो कई बार क्या हो रहा था कि बड़े बड़े जो सैनिक कमांडर थे उनके बीच में मतभेद हो गए, उनके गुट बन गए। तो उन सैनिक गुटों में जब आपस में झगड़ा होता था, विरोध होता था, हिंसा होती थी, तो फिर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर हो जाया करते थे। और सिविल वॉर के कारण रोमन साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ। 69 ईस्वी को छोड़ करके तो एक के बाद एक कुल 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। तो पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाएं बनी रहीं। तो कुल मिलाकर के गृह युद्ध होते थे, गृह युद्ध होने के कारण जो है नुकसान होता था। तो आमतौर पर एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट जब गद्दी पर बैठे तो पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, अपेक्षाकृत शांति तो बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। यानी रोमन साम्राज्य में आमतौर पर होता ये था कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठ जा रहा था। पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित यहाँ पर एक शासन व्यवस्था थी, यानी एंसेस्ट्रल सिस्टम था कि राजा के बाद उसका बेटा या उसका रिश्तेदार जो है गद्दी पर बैठेगा। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो या गोद लिया गया उत्तराधिकारी, दत्तक हो। और कुल मिलाकर के रोमन साम्राज्य में परंपरा थी कि पिता की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, चाहे वह बेटा नैसर्गिक यानी अपना बेटा जिससे खून का रिश्ता हो, या फिर वह गोद लिया गया बेटा हो, वो भी गद्दी पर बैठ सकता था। सेना भी ये सिद्धांत मानती थी कि सम्राट के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, चाहे वो अपना बेटा हो चाहे गोद लिया बेटा हो। सेना भी इस नियम को मानती थी। उदाहरण के तौर पर टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी में, जिसने रोम में शासन किया,
जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। तो दूसरा रोमन सम्राट टिबेरियस था और यह प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना बेटा। तो टिबेरियस ऑगस्टस का अपना बेटा नहीं था, गोद लिया गया बेटा था। किंतु ऑगस्टस ने क्या किया कि ताकि उसके मरने के बाद, ऑगस्टस के मरने के बाद हिंसा ना हो, गद्दी को प्राप्त करने के लिए लोग झगड़ा ना करें, तो उसने क्या किया, सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद ले लिया और टिबेरियस बाद में सम्राट बन गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा से जो फैक्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप फैक्ट्स को ध्यान से सुन लीजिएगा कि रोमन साम्राज्य के 3 मुख्य खिलाड़ी राजनीतिक इतिहास के कौन से थे। तो सीनेट, सम्राट और सेना, जिसमें सीनेट का मतलब आप अभिजात वर्ग से लगा सकते हैं। टिबेरियस किसका बेटा था कि टिबेरियस बेटा था आपका ऑगस्टस का। ऑगस्टस का वो कैसा बेटा था, ऑगस्टस का वो अपना बेटा नहीं था बल्कि गोद लिया गया बेटा था। ऑगस्टस ने टिबेरियस को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया था, ऑगस्टस ने टिबेरियस को इसलिए उत्तराधिकारी बनाया था ताकि गद्दी को सौंपने से टिबेरियस को शांति से रोमन सत्ता हस्तांतरित हो जाए और गद्दी का सहज परिवर्तन हो जाए। अच्छा, और प्रश्न यहाँ पर क्या आते हैं, सेना जो है आपस में गृहयुद्ध करती थी। हाँ, सेना गृहयुद्ध कर लेती थी कई बार और सम्राटों को सेना का समर्थन हासिल करना पड़ता था। अच्छा, सीनेट क्या डरती थी सेना से? हाँ, सीनेट डरती थी सेना से, घृणा करती थी क्योंकि सेना जो है हिंसा का स्रोत हुआ करती थी। अच्छा, रोमन साम्राज्य की सेना और फारस की सेना में मुख्य अंतर क्या था? तो रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना, प्रोफेशनल आर्मी थी, जबकि ईरान के साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब रोमन साम्राज्य में सैनिकों को वेतन मिलता था, उनकी निश्चित शर्तें थी, 25 साल तक उनको न्यूनतम सेवा देनी पड़ती थी, वेतनभोगी सेना थी और एक विशेषता थी। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय कौन सा था? रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था उनकी सेना। तो याद रख लीजिएगा इस वीडियो को। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।